तो बेटा हम देखो कल बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन की, कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है और कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। स्पेक्ट्रम हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन एनर्जी जो है वो जब हम मैटर में देखते हैं तो अलग अलग तरह के जो एनर्जीज हैं जो मैटर में रहती हैं, वो सारी की सारी एनर्जी एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहती हैं। तो मैं वहां पे आपको बता रहा था कि मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस पर्टिकुलर जगह पर है, और यहाँ से जब हम इसको एक दूसरे शेल में N2 शेल में जब प्रमोट करेंगे तो हमें मान लीजिए कि 10 जूल्स एनर्जी की जरूरत होती है। तो अगर हम इसको N1 से फर्स्ट शेल से इस सेकंड शेल के अंदर मूव कराना चाहते हैं तो हमें ये 10 जूल्स एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास में 10 जूल्स एनर्जी नहीं है, हमारे पास में सिर्फ 2 जूल्स एनर्जी है, हम इसको एनर्जी 2 जूल्स दे दें, उसके बाद थोड़े समय बाद में हमारे पास में 2 जूल या 5 जूल एनर्जी और आ गई, फिर इसके बाद में हमने इसको 5 जूल एनर्जी और दे दी, और उसके बाद में हमने 3 जूल्स एनर्जी दे दी। तो इनको अगर हम टोटल देखें तो ये 10 जूल्स एनर्जी हो जाती है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इसको एक सिंगल स्लॉट में ही 10 जूल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब हम इसको N1 से N2 शेल के अंदर प्रमोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये अगर न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये एक शेल और ये दूसरा शेल है, तो यहाँ से जब ये यहाँ जाएगा 2 जूल एनर्जी लेकर के, तो यहाँ पर तो इसके रहने के लिए या इसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये रह पाए। ठीक है ना? तो जब ये यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है तो ये इतनी एनर्जी लेकर के करेगा क्या? इसीलिए ये क्या करता है, इसलिए यहाँ पर जब हम छोटे सेंस में बात करते हैं या क्वांटम सेंस में बात करते हैं, जो हमारी क्वांटम क्या कहते हैं क्वांटम एनर्जी वर्ल्ड है, उसमें जब हम बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस N1 से और N2 तक अगर हमें पहुंचाना है तो ये पूरी एक फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है या एक स्लॉट में ये एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है ना? आपने पढ़े होंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, वो क्वांटम नंबर्स यही बताते हैं, क्या बताते हैं, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो जिसे आप n से रिप्रेजेंट करते हो, वहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर के और 2, 3 और आगे इंफिनिटी तक हो सकती है। यहाँ पर ये 1.5 नहीं है, 1.1 नहीं है, 1.25 नहीं है, ये डिस्क्रीट फॉर्म है, ये क्वांटाइज्ड फॉर्म है। ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पर डिपेंड करती है कि 1 का इंटरवल अगर यहाँ पर है तो एक, अगर यहाँ पर 50 का इंटरवल होता तो 50 होती, सेकंड उसकी 100 होती, थर्ड की वो फिर 150 होती, फिर वो 200 होती। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल जो है वो इन एनर्जीज में देखने को मिलता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। तो ये क्वांटम नंबर्स भी वही चीज बताते हैं कि अलग अलग तरीके का जो भी इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, उस सब की वो जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्योंकि इस n से हम कई सारी क्या कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से सेकंड क्वांटम नंबर को अगर आप देखते हो तो वो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हो। अब वो इसकी सब शेल्स बताता है। अब सब शेल्स बताता है तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखा कि n इक्वल्स टू 1 है और ये n इक्वल्स टू 2 है, लेकिन इस n के पास में कई सारे सब शेल्स हैं। वो S भी हो सकते हैं, वो P भी हो सकते हैं, वो D भी हो सकते हैं, वो F भी हो सकते हैं, G हो सकते हैं एंड सो ऑन। और इन सब की वैल्यू फिक्स है। S की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 1 है, इस D की वैल्यू 2 है, F की वैल्यू 3 है। इस तरह से ये वैल्यू बढ़ती जाती है। ये यहाँ पर इस सबशेल की जो वैल्यू है या ये जो स्मॉल l है, इसकी वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती या इसकी वैल्यू 2.9 नहीं हो सकती। वो होगी तो कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, एक डिस्क्रीट फॉर्म्स में होगी या एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगी, एक फिक्स्ड अमाउंट में वो एनर्जी होगी। अगर इसके पास में ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं होगा तो वो जो S सब शेल है वो बनेगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं, या वो P होगा ही नहीं। और अगर उतनी एनर्जी इसके पास में नहीं है तो ना तो वो S में है ना P में है। अगर हमने मान लिया कि हमने बोला कि इसकी L की वैल्यू 1.5 है, तो वो ना तो S में है क्योंकि S की वैल्यू तो 0 है, और P की वैल्यू 1 है, और D की वैल्यू 2 है। तो 1.5 बोल दिया तो ना तो S में वो, ना P में, ना D में, किसी में भी नहीं है। अब किसी में भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे?
तो इसीलिए आपने ये छोटी क्लासेस में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा, वो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी हमारी एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो हमने जो चीजें पढ़ी वो क्या पढ़ी, वो हमने पढ़ी कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टी की वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में हमने बात की। साथ में हमने बात किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मैटर पर पड़ता है, ठीक है, तो वो मैटर पर पड़ने के बाद में क्या करता है, उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो यहाँ वो वेवलेंथ कम हो जाएगी, या वेवलेंथ वो होगी नहीं। तो ये एक आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पर कम होती हुई आपको दिखाई देगी, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से एक डिप मारता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों ने हमारी जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास के अंदर स्टडी की। आज जो हम बात करेंगे अब, वो बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, और ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह से होता है और कितने पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर दो चीजों को समझना जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो वहां पे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और जो मैटर है, इनका आपस का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ये जो इंटरेक्शन है इसको जब हम स्टडी करते हैं वही स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब मैटर के बारे में मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बहुत सारी चीजें कि मैटर कैसा है, उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये आप पहले से भी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दी थी। आज थोड़ा सा हम इसको और बात करेंगे कि मैटर को ये क्यों अफेक्ट करता है और इसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, और किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह की मैग्नेट ये जो मैटर की जो प्रॉपर्टी है या मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करेगा या उसके किस नेचर को वहां पर अफेक्ट करेगा जब हम उस ईएमआर को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसके ऊपर इम्पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव बनाई है, ये ईएमआर वेव फॉर्म में। ये आपको शुरू में जो वेवलेंथ दिख रही है वो क्या है, बड़ी है, काफी बड़ी वेवलेंथ है, यहां से यहां तक इसका एक्सटेंट है या विस्तार है। दूसरी जो वेव होगी मेरी वो क्या होगी, वो इस पर्टिकुलर पोजीशन से लेकर के और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर होगी। यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड भी कम हो गया, यहाँ एम्पलीट्यूड यहाँ तक है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड भी कम हो गया और इसकी वेवलेंथ भी यहाँ पर हमने थोड़ी सी कम ली हुई है, इसका विस्तार इस तरह से। तो ये वेवलेंथ इस तरह से लगातार जो है वेवलेंथ कम होती जा रही है और यहाँ सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमें है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि वेवलेंथ जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पर वेव नंबर यहाँ पर क्या है, हाई है, वेवलेंथ हाई। और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट यहाँ पर देखो आप मूव करते जाओगे मूव करते जाओगे मूव करते जाओगे तो वेव जो है वो छोटी होती जाएगी। इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप देख रहे होगे कि देखो वेव काफी ज्यादा छोटी हो चुकी है, ठीक है ना। और जब वेव छोटी हो गई है तो यहाँ जो राइट साइड है यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो क्या है, लो। इन चीजों को समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हम इसको अलग अलग तरह की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर डाल रहे हैं और वहां पर किस तरह का इफेक्ट होगा। अगर हम वेव नंबर की बात करें जिसको हम म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था वेव नंबर होता है कि एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर का जो एक डिस्टेंस है, इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से कितनी वेव्स इसमें आ रही है, ठीक है ना। तो वेव नंबर, अगर वेवलेंथ बड़ी है तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि वहां पे जो वेव नंबर है या वेव की जो संख्या है वो कम आएगी तो वेव नंबर कम हो जाएगा। और जब वेव छोटी है तो यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे जो वेव नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एक हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी
अब फ्रीक्वेंसी होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी पास हो रही हैं वेव्स, ठीक है ना। तो अगर देखो वेव बड़ी होगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो 1 सेकंड में कम वेवलेंथ पास होंगी। और अगर हम इस तरफ जाएंगे राइट साइड में, यहाँ पर वेव छोटी होगी और 1 सेकंड में यहाँ पे कई सारी वेव्स पास हो सकती हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे वो होगी लो फ्रीक्वेंसी। और जब हम यहाँ राइट साइड में चले जाएंगे तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब इन सबसे इनका एक रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी। वो आपने पढ़ा होगा, ये एच न्यू, और न्यू की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर रखोगे तो सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है ना। तो ये देखो लैम्बडा कम है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। और इस तरह से आप अगर यहाँ एनर्जी की बात करो तो एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ, क्योंकि एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर, ये फ्रीक्वेंसी पर। और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है या कम है तो एनर्जी भी कम ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो है। अगर ये लो फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लो। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो वेव्स हैं जहां पर वेवलेंथ ज्यादा होती है वहां पर, चाहे हम वेव नंबर की बात करें, चाहे हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, चाहे हम एनर्जी की बात करें, ये वैल्यूज लो होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास में जो वेवलेंथ है वो अगर लो है तो बाकी की जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होती हैं, हाई होती, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन करते हैं हम आगे। ये जो बड़ी वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है उन्हें हम बोलते हैं रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। और जिनकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो अब हम जैसे जैसे इसकी हम राइट साइड में इधर मूव करते जाएंगे और जब हम राइट साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो रेज होंगी ये क्या होंगी, ये होंगी आपकी गामा रेज, गामा रेज या कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, ठीक है। अच्छा ओके, अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा कि रेडियो वेव्स अगर इनकी वेवलेंथ और छोटी होती जाती है, ये सबसे बड़ी तो रेडियो वेव्स होती हैं, और अगर हम इधर मूव करेंगे जहां पर वेवलेंथ छोटी होती जाएगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। और अगर हम मूव करें और वेवलेंथ छोटी हो गई तो हमारे पास में आ जाती है इंफ्रा रेड वेव्स। और हम मूव करते हैं तो ये आ जाता है क्या, हमारा विजिबल रेज, विजिबल रेज, विजिबल रेज। एक सेकेंड, विजिबल रेज। और भी हम अगर बात करेंगे तो और वेवलेंथ छोटी होती जाएगी तो ये आ जाएंगे आपके अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको आप यूवी रेज भी बोलते हो, यूवी। और इंफ्रारेड को आप आईआर वेव्स भी बोलते हो, ठीक है ना। और अगर हम अल्ट्रा वेव से भी अगर हम आगे चलेंगे तो ये आ जाएंगी आपकी एक्स रेज, और एक्स रेज से और आगे चलेंगे तो गामा रेज, और गामा रेज से और आगे चलेंगे तो कॉस्मिक वेव्स। ये हमारे पास कॉस्मिक, अब ये कॉस्मिक वेव्स तो क्या होती हैं कि जो हमारा स्पेस है वहीं तक रह पाती हैं, हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पर इनकी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक बात करते हैं। तो रेडियो वेव से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हमारे पास में माइक्रोवेव्स आती हैं, माइक्रोवेव से हम और आगे चलते हैं तो हम इंफ्रारेड रेज आती हैं, देन विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रे, देन गामा रेज। इस तरह से हमारे पास ये जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफाई करें तो इस तरह का एक पिक्चर हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारी मेन बात कि इन रेस का उस पर्टिकुलर मैटर पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखो मैटर जो होता है उसमें मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इसमें सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ होते हैं
शेल्स, ये देखो थोड़ा सा ये शेल्स, ये शेल्स। अब यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा जब आप रेडियो वेव्स की बात कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ हाई है तो एनर्जी क्या है, काफी कम। अब जब ये काफी कम एनर्जी की वेवलेंथ अगर हम इस पर यहाँ पर डालें, इस पर्टिकुलर एटम पर या मॉलिक्यूल पर जब हम डालते हैं तो क्या होता है, होता ये है कि ये जो एनर्जी इस पर्टिकुलर रेडियो वेव के पास में होगी वो इस मॉलिक्यूल को ये दे देगा। अब ये करेगा क्या, ये जो इतनी कम एनर्जी है वो इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो अंदर न्यूक्लियस है, इसकी जो स्पिन है उस स्पिन को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये जो अपने स्पिन कर रहे हैं, इस दो तरह की मोशन मैंने आपको बताई थी कि एक तो मोशन होता है कि जो ये चारों तरफ इसके रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के, और एक स्पिन इसकी है कि ये अपनी एक्सिस पर भी क्या कर रहा है, एक्सिस पर भी स्पिनिंग कर रहा है। तो इसकी जो स्पिन है वो स्पिन बदल जाती है, ठीक है ना। मतलब आप यहां पे कह सकते हो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, इनकी स्पिन को ये चेंज कर देता है, ठीक है, रेडियो वेव्स। तो अगर हम इस पर डालते हैं एक रेडिएशन और अगर इनकी स्पिन चेंज हो जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हुई हो, चाहे वो न्यूक्लियस की स्पिन चेंज हुई हो, उसको हम डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या हुआ है। तो वो एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका एनालिसिस हम करते हैं और फिर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह का सब्सटेंस है, ठीक है। अगर हम इनको और आगे चलें तो ये होती हैं माइक्रोवेव्स। अब ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये क्या करती हैं, अब देखो हर सब्सटेंस, जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये स्पिनिंग कर रहा था, ये मैंने आपको इस तरह से स्पिनिंग कर रहा था, या तो इस तरह से स्पिनिंग कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन, और या फिर ये इस तरह से स्पिनिंग कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरह से स्पिन कर सकता है। तो स्पिन इफेक्ट होगी कब, जब हमने इसको कम एनर्जी दी। हम इसको थोड़ी सी और एनर्जी ज्यादा देते हैं, थोड़ी वेवलेंथ को थोड़ा कम करते हैं, एनर्जी को थोड़ा बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा, ये इसकी जो रोटेशन है, ये जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसकी रोटेशन को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। मतलब जो रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी इसको अफेक्ट करेगा। और रोटेशनल एनर्जी को तब अफेक्ट कर सकता है जबकि वो मॉलिक्यूल कैसा हो, वो मॉलिक्यूल होना चाहिए कैसा, पोलर, ठीक है ना। पोलर मॉलिक्यूल अगर है और हमने उसको माइक्रोवेव एक रेडिएशन प्रोवाइड किया, एक एनर्जी उसकी मिली, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की जो रोटेशनल एनर्जी है या उस मॉलिक्यूल की जो रोटेशनल एनर्जी है उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। बट शर्त ये है कि वो मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, और पोलर अगर होगा तो इनका जो क्या होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी होगा, डाइपोल मूवमेंट भी होगा। अब डाइपोल मूवमेंट हुआ, पहले कोई डाइपोल मूवमेंट होगा, हम इसको डालेंगे तो डाइपोल मूवमेंट में क्या आएगा, चेंज। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि माइक्रोवेव डालने पर डाइपोल मूवमेंट में चेंज आता है, तो इसका मतलब उसकी रोटेशनल एनर्जी में चेंज आया है। अब हम थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे इंफ्रारेड की। अगर जब इंफ्रारेड इसको मिलता है तो हमें मालूम है हर मॉलिक्यूल क्या कर रहा होता है, उसमें एक वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी। इस वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है ना। शर्त वही है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, डाइपोल होना चाहिए, और डाइपोल होगा तो वहां पर भी क्या होगा, जो डाइपोल मूवमेंट है उसमें चेंज आएगा, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसी तरह से जब हम और आगे चलेंगे तो हमारे को एक रेडिएशन मिलती है जिसे हम बोलते हैं विजिबल। इस विजिबल रेडिएशन को ही हम देख पाते हैं, और इसको जब आप स्पेक्ट्रम से पास करते हो तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये रेड
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ये विबग्योर एक स्पेक्ट्रम बनता है और इन सब की भी एक अलग वेवलेंथ रेंज होती है, ठीक है ना। इसको हम नेक्ड आईज से देख सकते हैं, हम इंफ्रारेड रेज को नहीं देख सकते, हम अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देख सकते, या हम एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनको किसी को नहीं देख सकते, सिर्फ हम विजिबल रेंज की जो लाइट है उसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम इस विजिबल रेंज की लाइट को प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है, पहले हमने देखा कि इसकी स्पिन को कर रहा है, जब हमने रेडियो वेव्स डाले, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या न्यूक्लियस, जब हमने माइक्रोवेव्स डाले तो वहां पर हमने देखा कि इसकी जो रोटेशनल एनर्जी है, जो इसकी अपनी इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसकी एनर्जी को इफेक्ट करेगा। और ज्यादा एनर्जी हमने बढ़ाई, इंफ्रारेड दिया, तो वो वाइब्रेशनल मोशंस जो हो रहे हैं, अब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन मोशन कैसे करता है, वो देखो यहाँ पे, ये एक मॉलिक्यूल एटम और ये दूसरा एटम, और ये किससे जुड़े हुए हैं, बॉन्ड से। लेकिन बॉन्ड आपको पता है रिजिड नहीं होता, बॉन्ड जो है वो रिजिड नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी एक सख्त उससे हमने जोड़ दिया उसको, बल्कि वो क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल बॉन्ड होता है, या एक फ्लेक्सिबल नेचर का वहां पे इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इसको आप एक स्प्रिंग की तरह ले सकते हो कि ये एक स्प्रिंग की तरह है। अब ये स्प्रिंग की तरह है तो इसकी वाइब्रेशन में कैसे चेंज आएगा, कि ये स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और जब कंप्रेस करेंगे तो ए और बी दोनों क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। या फिर हम किसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करेंगे तो ए और बी दोनों अगर दूर जा रहे हैं तो वो स्ट्रेचिंग हो गई। तो इस तरह से वाइब्रेशन करता रहता है, आगे पीछे आगे पीछे। तो वाइब्रेशनल मोशन के अंदर चेंज कब आता है, जब हम इंफ्रारेड रेज वाली एनर्जी इसको मिलती है, और एनर्जी आपको पता है कि क्वांटाइज्ड है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में मिलेगी या एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में मिलेगी, तभी वो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसी तरह से उतनी एनर्जी मिलेगी जो रोटेशनल एनर्जी को चेंज कर सके, तभी वहां पर रोटेशनल एनर्जी चेंज होगी। चलो वापस आते हैं यहाँ पे विजिबल पे। तो विजिबल जो है या अल्ट्रावायलेट जो है, ये दोनों रेंज की जो रेडिएशंस हैं, इनको हम एक साथ पढ़ते हैं और इसको हम बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। और इनका नेचर क्या होता है कि जब ये इस पर इम्पार्ट होती है, ये जो आपने जब इसको यहाँ पर ऐसे इम्पार्ट किया इस एटम पर, तो ये क्या करेगा, ये इस एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चेंज कर देगा। और अगर इसकी वैलेंस एनर्जी चेंज हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो गई, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी लेकर के हायर शेल में मूव कर सकता है, या यहाँ से इमिट हो सकता है, इमिट हो सकता है। अगर हायर, क्योंकि हम यहाँ वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, तो खैर यहाँ पर कोई और शेल तो होगा नहीं जिसमें ये ट्रांजिशन करके जाए, बल्कि क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ये इमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहले मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, एक ये था और एक ये था, और यहाँ जब एनर्जी बढ़ी तो ये निकल गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चेंज आ जाता है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में थे, अब केवल एक ही रह जाएगा। अब हम थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ाते हैं, तो यहाँ जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हुआ। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें हमारा चेंज हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, और वहां हम बात करते हैं कि साहब ये जो एक्स रेज अगर हमने उसको प्रोवाइड किए हैं, तो एक्स रेज देने पर क्या होगा। जब हम एक्स रेज देते हैं तो आपको मालूम है कि एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी या और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि एनर्जी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी कम है और यहाँ एनर्जी क्या है, हायर है। तो वेवलेंथ छोटी होती जा रही है और एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये एक्स रेज की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, आपको पता ही है एक्स रेज आप इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है, और पेनिट्रेटिंग पावर जब ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट ना करके ये जो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको अफेक्ट करेगा, इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगा, और ये जो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां क्या होता है, यहां पर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स उसमें चेंज आ जाता है।
जो वैलेंस शेल के अंदर है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है एक्स रेज की, इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये अंदर तक घुस जाती है उस एटम में या उस मॉलिक्यूल में। नाउ एक होती है उसके बाद में, और ज्यादा अगर हम बात करें तो एक्स रेज के बाद में एक आती है गामा रेज। और गामा रेज अगर आपने प्रोवाइड किया तो आपको मालूम है यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी होती है, और इस हाईएस्ट एनर्जी को जब हम किसी सब्सटेंस पर इंपार्ट करते हैं तो वो और ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखेगी और वो सीधा जाकर के उस न्यूक्लियस पर जाकर के अटैक करती है। और ये जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है यहाँ अंदर बिल्कुल, उस न्यूक्लियस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है, या ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज आ जाता है। या ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस पार्टिकल, अब आप बोलोगे कि न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, तो देखो न्यूक्लियस अकेला खुद नहीं है, इसको अगर हम न्यूक्लियस माने तो इट हैज प्रोटॉन्स, इट हैज न्यूट्रॉन्स, इट हैज मेसॉन्स, पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, बहुत सारे टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, क्वार्क पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स, उनसे बना हुआ है, और ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। और जब हमने यहाँ पर क्या किया, गामा रेज इस पर पास की हैं, तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। और वो रीअरेंज हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया। ये जो न्यूक्लियस है इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। यहाँ जो रेडियो वेव्स में न्यूक्लियस हमने यहाँ पर देखा था और यहाँ पर हमने गामा रेज में भी न्यूक्लियस देखा है, तो यहाँ अंदर का जो मटेरियल इसमें जिससे ये बना हुआ है उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहा है। जबकि ये जो कम एनर्जी की रेडियो वेव्स इस पर पार्ट होती हैं तो सिर्फ ये इसकी स्पिन को चेंज करती हैं। जो न्यूक्लियस भी अपनी एक्सिस पर घूमता है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर रोटेट कर स्पिनिंग करता है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी अंदर घूम रहा होता है, ठीक है ना। तो वो सिर्फ इसकी स्पिन को चेंज करेगी रेडियो वेव्स, जो कि कम एनर्जी की होती है, और जब हाई एनर्जी की वेव्स आएंगी तो वो इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इन सब की अलग अलग रेंज भी होती है, जिसको आप कह सकते हो कि साहब अगर आप रेडियो वेव्स की बात करें कि हमारे पास अगर रेडियो वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स हैं, तो अब देखो ये जो भी वेव है ये एक रेंज में होती है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कि रेडियो वेव क्या होगी। अच्छा, एक रेडियो वेव के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो वेव, अब ये रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, ये कई किलोमीटर्स तक जा सकती है। अब इसको रेडियो वेव क्यों बोला है, अब आप जब रेडियो सुनते हो तो देखो दिल्ली से कोई भी प्रोग्राम अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो कई कई किलोमीटर तक वो वेव चल करके और हम तक आ रही है, ठीक है ना। और हमको वो जो ट्रांसमिशन है वो सुनाई दे रहा है। अगर सोचो कि वो छोटी होती तो बीच में दिल्ली से और यहाँ कांदला तक आते आते वो क्या हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती। तो जो भी आप आवाज सुनते वो डिस्टर्ब फॉर्म में होती और उसे आप नहीं सुन पाते, क्योंकि इनकी रेंज क्या होती है, छोटी होती है। और ये रेडियो वेव्स जो कि बहुत कई कई किलोमीटर्स तक होती है, तो ये आसानी से वेव्स पास हो करके और आपको बड़े से बड़े डिस्टेंस तक चली जाती है। और एक बड़े डिस्टेंस के बाद में जो इनकी वेवलेंथ के बाद में होता है, इस वजह से कई बार आप देखते हो कि आवाज जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही होती है रेडियो वेव्स की। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती है जब बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि इसकी 10 किलोमीटर रेंज है, इस एक रेडियो इसकी वेवलेंथ 10 किलोमीटर है और आप रह रहे हो 50 किलोमीटर पर, तो ये 5 वेव्स आएंगी, और 5 वेव्स जब ये इतनी बड़ी वेव्स हैं तो ये आसानी से क्या होता है, डिस्टर्ब भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर आप सही से इसको सुन भी नहीं पाओगे, ठीक। सो ये रेडियो वेव्स, तो इनका अगर आप अब देखो वेवलेंथ के टर्म में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वेवलेंथ के टर्म में पहले बात की जाती थी, कुछ पुरानी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा कि वहां पे जो भी चीजें लिखी होंगी या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो बताया हुआ होगा वो सब वेवलेंथ को लेकर के बताया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप वेवलेंथ के टर्म में जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म में आपको बताता हूँ कि इसकी जो वेवलेंथ होती है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, इनकी वेवलेंथ
50 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, ठीक है ना, या फिर कई किलोमीटर तक, सॉरी माइक्रोमीटर नहीं, एक रेंज में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि रेंज जो है वो ये 30 सेंटीमीटर से लेकर के और 1,00,000 मीटर्स तक हो सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ वो कितनी बड़ी होती है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें, रेडियो वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स के बाद में हमारे पास में क्या थी, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, ये जो माइक्रोवेव्स हैं इनको अगर हम बात करें तो ये होती है तकरीबन 5 लाख नैनोमीटर से और तकरीबन 3 करोड़ नैनोमीटर, मतलब 3 करोड़ में आप लगा दो यहाँ पे 8,0,4,8, ठीक है, इतना नैनोमीटर तक। और इसके बाद जो हमारे पास में इंफ्रारेड होती है, IR जिसको आप बोलते हो, इसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 750 नैनोमीटर से और 5 लाख नैनोमीटर तक होती है। और नैनोमीटर आपको मालूम ही है 10⁻⁻⁹ 1 नैनोमीटर। इस तरह से अगर हम विजिबल की बात करें कि विजिबल जो आपका रेडिएशन है उसकी रेंज क्या है, तो उसकी रेंज तकरीबन होती है 400 नैनोमीटर से और 750 नैनोमीटर। और उसके बाद होती है हमारे पास में अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, और यूवी रेज जो होती हैं वो होती हैं तकरीबन 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। देन फिर यूवी के बाद में क्या थी, एक्स रेज, तो ये हो जाएंगी आपकी एक्स रेज, और ये एक्स रेज की जो होती है रेंज वो होती है 0.01 से और 10 नैनोमीटर तक। देन फिर गामा रेज, ये हमारे पास में गामा रेज हो गई, और गामा रेज जो होती हैं वो होती है 0.001 नैनोमीटर से और 0.14 नैनोमीटर। और फिर हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि वो होती है फिर कॉस्मिक रेज, और कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो होती हैं तकरीबन 5 नैनोमीटर। ये तो मैंने आपको वेवलेंथ की रेंज में बता दिया, लेकिन आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको वेव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इनको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके फार्मूले मैंने आपको लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताए थे। तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी की रेंज में इसको ज्यादातर देखना, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी बुक्स आज आप पढ़ोगे उन सब में फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम यहाँ पे रेडिएशंस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में अगर आप देखते हो तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो तकरीबन 3×10⁶ से लेकर के 3×10⁻10 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। हालांकि ये चलो ये बुक में मिल जाएगा, मैं आपको ज्यादा वो नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ पर क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लोगे, ठीक बात है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हमारी थोड़ी सी आगे की, कि जिस भी तरह की वेवलेंथ आप लो वो सारी की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि वही एनर्जी की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी जो उसको चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स, ये इसको n=1 और n=2 n=3 ये मत मानो, ठीक है ना। ये आप अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, तो मैंने शेल्स के फॉर्म में बता दिया। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर चाहे वो आपके वाइब्रेशनल लेवल्स हो, चाहे वो आपके रोटेशनल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो, है ना, वो किसी भी तरीके की एनर्जी हो, चाहे वो न्यूक्लियस
की स्पिनिंग एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग, मतलब किसी भी तरह की एनर्जी हो, उस एनर्जी से उसकी अगली जो हायर एनर्जी है, उस हायर एनर्जी में जाने के लिए जिस भी एनर्जी की जरूरत होगी उतनी एनर्जी को ही वो एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो आपको जाहिर सी मालूम है बात कि जब हम यहाँ पर ग्राफ लेंगे, ये लैम्बडा है, ये यहाँ पे इंटेंसिटी है, और जब ये ग्राफ आएगा तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये मिलेगी नहीं तो ये इस तरह से डिक्रीज हो जाएगी। और फिर जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद में फिर ये वापस सेम इसी तरह से आएगी। तो ये जो चीज आपको मिलेगी, ये आपका जो एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन पीक कहलाएगा। और आप यही देख करके बता पाओगे कि हाँ साहब, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस ने इस पर्टिकुलर जगह पर इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, तो ये किस तरह का सब्सटेंस हो सकता है या इसमें किस तरह का एनवायरमेंट प्रेजेंट है। अब मैं आपको जो अब बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि जो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इसमें जो अलग अलग तरीके की एनर्जी है, चाहे वो रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ये एनर्जी कितनी होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है और किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सब्सटेंस है और ये उस सब्सटेंस की एक एनर्जी लेवल है और ये उसका एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं कि साहब ये है E1 और ये है E2। ये E1 E2 क्या है? ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से और दूसरे एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में चला गया। मतलब शेल मान लो आप इसको कि एक शेल से दूसरे शेल में चला गया, कि यहां से N1 से और N2 में उसने मूवमेंट कर ली इस तरह से। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे कि इतनी ज्यादा एनर्जी आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी गैप है ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये मान लो कि एच न्यू। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जरूर हुई होगी, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है वो आप जब इसको प्रोवाइड करोगे तभी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से और इस E1 से E2 तक पहुंच पाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी सी भी कम हुई, ये अगर लेस देन एच न्यू हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन इस E1 से E2 तक ट्रांजिस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ये एच न्यू से ज्यादा हुआ तो भी ट्रांजिस्ट नहीं हो पाएगा। उसको एग्जैक्ट इतनी ही एनर्जी चाहिए जो क्या हो, बराबर हो किसके, एच न्यू के। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई, देन अब हम आगे बात करते हैं कि अब इसकी एनर्जी मान लो कि थोड़ी सी कम है। ठीक है, थोड़ी सी कम है, तो ये जो ई जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये कई सारे एनर्जी लेवल से आ, बना हुआ है। ठीक है, कई सारे एनर्जी लेवल से कैसे बना हुआ है, आप इसको यहां से बता सकते हो कि इस तरह से। मतलब ये जो एनर्जी लेवल है इसको फाइन, और अगर आप देखोगे तो इसका फाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये कई सारी लाइंस से मिलकर के बनी हुई है और ये जो लेवल्स हैं ये इसके क्या होंगे, ये इसके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। ये इसका V0 है, ये इसका V1 है, ये इसका V2 है, ये इसका V3 है एंड सो ऑन। ये इसके क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी। ये तो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और ये है वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल एनर्जी।
जी लेवल। ठीक, नाउ मैं वापस लिख देता हूँ, ये आपका V2, ये V3। अब ये जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ये भी कई सारे लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रोटेशनल लेवल्स। ये छोटे छोटे रोटेशनल, ये इस तरह से। तो ये जो एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरा वाइब्रेशनल लेवल है, इसको भी फर्दर आप और अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे वाइब्रेशनल लेवल्स में, सॉरी रोटेशनल लेवल्स में है। ठीक है ना, ये आपका R1 R0 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4। ठीक, अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं इसको बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, इतनी सी जरा सी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे V0 से और V1 तक ट्रांजिशन हो सकता है। मतलब इसकी एनर्जी लेवल चेंज हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, सॉरी रोटेशनल एनर्जी लेवल R0 से R1 तक, या फिर R0 से R2 तक। वो डिपेंड करता है कि हम कितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रखते हैं। या फिर R1 से R2 तक, वो किसी में भी वो जा सकता है, यहाँ से यहाँ 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 जा सकता है, या फिर इस तरह से जा सकता है, इस तरह से जा सकता है। तो कई सारे इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बहुत कम क्वांटिटी की एनर्जी अगर मैं प्रोवाइड करता हूं तो उसके रोटेशनल लेवल्स में चेंज आ जाता है। आप थोड़ा सा वापस आओ यहाँ, तो देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी जो माइक्रोवेव की मैंने आपको बताई थी, ये क्या थी, बहुत कम। और बहुत कम थी, इसीलिए वहां पे रोटेशनल एनर्जी के अंदर क्या आ जाता था, चेंज आ जाता था, ये रोटेशनल एनर्जी में चेंज। तो यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज आ जाता है जब आप थोड़ी सी एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हो। तो अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है, या मॉलिक्यूल जो है उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। इतनी एनर्जी हो गई कि अब वो V1 से V0 से V1 तक, या V0 से V2 तक, या फिर वो V0 से V3 तक, या V1 से V2 तक, या V1 से V3 तक, कहीं तक भी वो जा सकता है जितनी भी एनर्जी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। अब ये एनर्जी ज्यादा है, जब वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आए। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं उसको इंफ्रारेड रेज देता हूँ, एनर्जी बढ़ाता हूँ, तो उसके वाइब्रेशनल लेवल्स में चेंज आते हैं, या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज आते हैं। अगर मैं और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगा, और एक इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल से इस दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में पहुंच जाएगा। और यहाँ देखो, जब मैंने एनर्जी बढ़ाई, जब मैंने विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेंज की रेडिएशन रखी, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है उसमें चेंज हुआ। मतलब कि वो N1 से N2 तक, N2 से N3 तक, N1 से N3 तक, कहीं तक भी जा सकता